नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान के दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जहां आज शाम करीब 3:45 पे वे जयपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां आपको बताते चले कि बाबा श्याम धनी के दर्शन करने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजस्थान के दौरे पर हैं, और जहां वे जयपुर के एयरपोर्ट पर आज शाम के 3:30 बजे के करीब जो है वो लगभग पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बताते चलें कि बाबा श्याम धनी के दर्शन के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जयपुर पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि खाटू श्याम के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, और जहां शाम के करीब 3:30 बजे वे जयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, और जिसके बाद उनकी ओर से लगभग 4:30 बजे श्याम धनी जी के आज दर्शन किए जाएंगे। तो हारे के सहारे खाटू श्याम आज वे पहुंचे हैं, और जहां आपको बताते चले कि आज वे पहुंचेंगे शाम को, और जहां विशेष पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले कि पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिर परिसर में पूरे तरीके से कर दिए गए हैं। तो वहीं मंदिर परिसर में पूरे तरीके से हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, और जहां खास तौर पर आज बाबा श्याम के दर्शन के लिए वे जयपुर पहुंचेंगे, और जहां आपको बताते चलें कि शाम के करीब 4:30 बजे वे मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, और जहां उनके द्वारा विशेष पूजा अर्चना भी बाबा खाटू श्याम की जाएगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सांसद अजय भट्ट और विधायक सरिता आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारी शक्ति अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं के सम्मान और बराबरी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे पास नहीं होने दिया। कांग्रेस ने, सपा ने, डीएमके ने और उनके साथी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इन सब लोगों ने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया है हमारे खिलाफ। विपक्षी ने, शॉर्ट में मैं कह देता हूँ, विपक्ष ने, कांग्रेस समेत, कि हमको किसी तरह से लेट डाउन करना है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बाद जो हमारा डिलिमिटेशन होना था और हमारे देश की मातृशक्ति की सीटें बढ़नी थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र का इससे कोई मतलब नहीं था। उससे घबरा गए विपक्ष के लोग, उन्होंने सीधे सीधे छुरा घोंपा है हमारी मातृशक्ति की पीठ में। ये सबसे बड़ी बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां मसूरी के विधानसभा क्षेत्र में 2027 के चुनाव से पहले सियासी हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। जहां आपको बताते चलें कि मौजूदा विधायक और कैबिनेट के मंत्री की ओर से पूर्व महापौर सुनील उनियाल गावा ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा को जताया है। तो वहीं आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि दावेदारी सबका अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का ही होता है। जब चुनाव आते हैं तो सभी की इच्छा बलवती होती है कि हम विधायक बन जाएं। सभी विधायक बनना चाहते हैं, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, किंतु पार्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है। पार्टी की चयन समिति का निर्णय होता है, और क्षेत्र का जो सर्वे है वो सर्वे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो सर्वे में जनता और वोटर के मनोभाव निकल कर आते हैं कि जनता किसे चाहती है, जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे स्वीकार करना चाहती है, वर्तमान प्रतिनिधि की क्या कार्यशैली रही है, वर्तमान प्रतिनिधि की कार्यशैली से कितनी संतुष्टि है, कितनी असंतुष्टि है। तो ये तो लोकतंत्र की महिमा है, लोकतंत्र में ऐसा होता है, और चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन अंत में जीत होती है जनता के मनोभावों की, पार्टी की विचारधारा की, और पार्टी की विचारधारा के ऊपर चलने वाले साफ सुथरी छवि के कर्मठ नेतृत्व की।
चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा है, जहां पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि चारधाम यात्रा हर वर्ष की तरह इस बार भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले से ही तैयारियों की मॉनिटरिंग की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं। तक ईंधन और गैस की आपूर्ति का सवाल है तो वो तो समस्या आज पूरे विश्व में हल होती हुई दिखाई दे रही है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले से ही तैयारी कर ली थी कि भारतवर्ष में हमारे पास संपूर्ण स्टॉक है और आपूर्ति के भी व्यापक साधन उपलब्ध है। चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। हर वर्ष यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने यात्रा शुरू होने से पहले ही इसकी तैयारियों की मॉनिटरिंग और अधिकारियों को और संबंधित विभागों को निर्देश देने स्टार्ट कर दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। यात्रा में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले से बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और संबंधित विभाग अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने श्रीनगर में समीक्षा बैठक की और जहां आपको बता दें कि बैठक के बाद डीएम ने यात्रा के मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देशों को जारी किया है। में सभी शौचालयों आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है एक सफल और सुगम चारधाम यात्रा होनी चाहिए। उसके क्रम में आज यहाँ श्रीनगर में सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई और निरीक्षण भी किया गया और इसमें हमारे जो रोड से संबंधित जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम लगी वो जगहों को भी चिन्हित करके उन्हें बता दिया गया ठीक करने के लिए। कुछ जगह पे मटीरियल वगैरह आदि डम थे। साथ में सभी शौचालयों का भी हम लोगों ने देखा, पानी आ रहे नहीं आ रहे, सफाई आदि की व्यवस्था तो वो सभी उचित पाई गई। कुछ जगह पे पानी आदि की समस्या थी तो वहाँ पे एक्स्ट्रा टैंकर्स आदि लगाने के लिए बता दिया गया है और इसके साथ ही हमारे जो पुलिस के साथ भी डिटेल डिस्कशन किया गया हमारे ट्रैफिक प्लान को, पार्किंग को, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए और साथ में होल्डिंग एरिया का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पे जो भी पोटा केबिन और जो हमारे कंट्रोल रूम है ये सभी सुचारू रूप से अब स्थापित हो चुके हैं। तो और धारी देवी में भी दर्शन किया। यहाँ पे भी जो हमारे यात्रियों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका आदि का भी जायजा लिया। तो सभी व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में बन रहे भारत और नेपाल मैत्री पुल की जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने औचक निरीक्षण कर आपको बताते चले कि उनकी ओर से धारचूला के झारझूम में निर्माणाधीन इस पुल पर उन्होंने सुरक्षा, आवागमन और सुविधाओं का जायजा लिया है और जहां करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे यह पुल लगभग अपने अंतिम चरण में है और मई तक इसका कार्य लगभग पूरा होने की उम्मीदों को जताया गया है और जहां जिलाधिकारी ने साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था तो वहीं निगरानी प्रणाली मजबूत करने के भी निर्देशों को जारी किया है। ब्रिज का मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया है। तो ये ब्रिज जो है वो 32.98 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ अप्रोच का काम था वो नेपाल साइड से, वो भी पूरा हो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा उसमें कार्य बाकी है जो कि मई तक पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा। तो उसी के संबंध में ये इंस्ट्रक्शन किया गया है और समस्त जो एजेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त जो जब पुल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर जो चेक पोस्ट होंगे SSB के, IP के, लैंड कस्टम स्टेशन भी यहाँ बनेगा। तो उन सभी विभागों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो भी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर जो चेक पोस्ट है वो यहाँ पर बनाई जाती है। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनदर्शन में 239 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और जहां हाउस टैक्स, पानी के बिल, फीस माफी, रोजगार और आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नंदा सुनंदा योजना के तहत जरूरतमंद बेटियों की शिक्षा दोबारा से शुरू कराई गई और फीस माफी के निर्देश भी जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए।
खबर बागेश्वर से है, जहां इन दिनों रसोई गैस को लेकर हालात बेहद ही चिंताजनक बने हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के लिए लोगों को घंटों लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है, और जैसे कि लोग काफी परेशान हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है, जो कि घर और खेत में कामकाज को छोड़कर सुबह सुबह से ही लाइनों में लगने को मजबूर हैं। कई जगहों पर अव्यवस्था और धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सप्लाई में अनियमितता के कारण यह संकट गहराता जा रहा है, और जहां प्रशासन से जल्द ही राहत की मांग भी की जा रही है। तो आपको बताते चलें कि गैस को लेकर खासा दिक्कत बागेश्वर में बनी हुई है, और जहां महिलाएं जो है वो इस समस्या से जूझती हुई नजर आ रही हैं। जहां आपको बताते चले कि साफ तौर पर जो गैस एजेंसियां हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जहां आपको बता दें कि यह जो तस्वीरें हैं वो बागेश्वर की हैं, जहां लंबी लाइनों में महिलाएं खड़े होने को बेहद ही परेशान है, क्योंकि घर में कामकाज के छोड़कर और साथ ही साथ जो लोग और जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं उन्हें भी अपने काम को छोड़कर यहाँ इन कतारों में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि महिलाओं की ओर से मांग की गई है कि सरकार से कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, ताकि जो गैस की किल्लत है उसको पूरे तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले कि सरकार की ओर से दावा किया गया है कि गैस को लेकर उत्तराखंड में हालांकि कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि बागेश्वर की इस एजेंसी पर लगातार कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं, और जहाँ महिलाएं गैस सिलेंडर को लेने के लिए इन कतारों में लगने के लिए मजबूर हैं। बाजार से भरी थी बहुत पहले से, और तीसरे महीने भर रहे हैं इस सिलेंडर को। अब आ जा रही है, कह रहे हैं पता नहीं आती है क्या। जैसे बैठे हैं यहाँ 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन वापस ले गए हैं, और सिलेंडर की बहुत दिक्कत हो रही है, जनता परेशान हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर विकासनगर से है, जहां पुष्पादून में आसन वेटलैंड के किनारे अवैध खनन का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित इस क्षेत्र से महज 100 से 200 मीटर के दायरे में रेत बजरी का भंडारण और भारी मशीनों का संचालन लगातार जारी है, और यहां हर साल 330 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन धूल, शोर और प्रदूषण से उनका भी आशियाना लगभग खतरे में पहुंच चुका है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नियमों के अनुसार 10 किलोमीटर के भीतर खनन प्रतिबंधित है, और जिस पर कि एनजीटी भी सख्त निर्देश दे चुकी है, और बावजूद इसके प्रशासन पूरे तरीके से इस मामले पर चुप्पी साधे हुआ है, और जिस पर तमाम सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विकासनगर में लगभग 330 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पक्षियों की अपने आशियाने को लेकर आती हैं, लेकिन अब यह आशियाने लगभग खतरे की जद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण इन जानवरों के लिए, इन पक्षियों के लिए अब खतरे का जो निशान है वो तो दिखा ही रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे पक्षियों की प्रजातियां खतरे में पहुंच चुकी हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस क्षेत्र भर में एनजीटी की ओर से सख्त कानूनों के निर्देशों को देते हुए चेतावनी को जारी किया गया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का उत्खनन जो है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी विकासनगर में धड़ल्ले से उत्खनन किया जा रहा है, और जिससे कि लगातार रेत उड़ने के कारण, धूल मिट्टी उड़ने के कारण प्रदूषण का जो सूचांक है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जिससे इन प्रवासी पक्षियों के लिए ये खतरे की जद अब बन चुका है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन की ओर से और एनजीटी की ओर से इस पर कोई फैसला लिया जाता है, कोई इस पर एक्शन लिया जाता है या नहीं। अब खबर रामनगर से है, जहां करणपुर के क्षेत्र में आग लगने से किसानों की करीब 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि ग्रामीणों ने हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है, और जहां पीड़ित किसान किशन कुमार के अनुसार एक दिन पहले ही पोल में खराबी की शिकायत को दर्ज कराया गया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और जहां 11,000 वोल्टेज लाइन में जंपर फटने से निकली चिंगारी से खेतों में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। मौके पर देर से पहुंचे अधिकारियों ने जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है, तो वहीं मुआवजे का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रामनगर की हैं, जहां आग से
लगभग 12 बीघा की फसल एक किसान की पूरे तरीके से जलकर खाक हो गई है और जिसके बाद उसके ऊपर आर्थिक बोझ तो लगातार बढ़ा ही है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर बिजली विभाग की कथित लापरवाही के आरोप किसान की ओर से लगाए गए हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने का भीषण कारण जो है वो माना जा रहा है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि किसान की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि बिजली विभाग को इस पोल की जानकारी दी गई थी कि इसमें पोल में खराबी है और इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन इस बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और जहां पोल से निकली चिंगारी से इस खेत में आग लग गई और जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लगभग 12 बीघा की जमीन पर जो फसल उगी थी उसको जलाकर खाक कर दिया और जिसके बाद किसान पूरे तरीके से टूट चुका है। तो वहीं आपको बताते चलें कि आर्थिक बोझ तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ अब जीवन यापन पर भी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। और जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि आग लगने की खबर के बाद जब अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंचे तो उनकी ओर से अब किसान को मुआवजा और जांच का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस किसान को यह मुआवजा कब तक मिल पाता है। कल भी मैंने इनको अवगत कराया था कि यहाँ तुम हल्के जंपर मत बांधो, ये जल्दी उड़ जा रहे हैं और हवा इतनी तेज चल रही है। कल भी चिंगारियाँ पड़ी थी और हमारे सामने ही वो चिंगारियाँ पड़ी थी तो हमने जल्दीबाजी में उसको बुझा लिया था, लेकिन आज नहीं बुझा पाए क्योंकि चिंगारियाँ थोड़ी हवा तेज चलने के कारण बहुत दूर पड़ी थी। दूर पड़ी तो गेहूं के अंदर जाके घुसी, इसलिए आग लग गई और 2 एकड़ गेहूं का नुकसान हो गया है। कल भी मैंने इनको अवगत कराया था कि यहाँ तुम हल्के जंपर मत बांधो, ये जल्दी उड़ जा रहे हैं और हवा इतनी तेज चल रही है। कल भी चिंगारियाँ पड़ी थी। खबर नैनीताल से है, जहां आलू खेत जंगल में भीषण आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए देर रात तक वन कर्मियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों को कड़ी मेहनत से जो है वो करनी पड़ी। जहां उत्तराखंड में अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और ऐसे में आने वाले महीनों में यानी कि मई, जून और जुलाई में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। दुर्गम क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड के वाहन नहीं पहुंच पाते हैं और इसलिए प्रशिक्षित जो वनकर्मी हैं वही मुख्य भूमिका निभाते हैं और यह आग यदि समय पर नियंत्रित ना होती तो आसपास के घरों तक भी फैल सकती थी। सौभाग्य की बात यहाँ यह है कि इसमें किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान यहाँ पर आका गया है, जहाँ भविष्य में भी ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए वन विभाग और सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। तो वहीं साथ ही साथ वन्य जीवों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को जताया गया है। अब खबर रामनगर से है, जहां पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं चोरी की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया, जहां यह मामला 17 अप्रैल का बताया जा रहा है और जब ग्राम छोई निवासी युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी और शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित मुकदमे को दर्ज करते हुए जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। तो वहीं अलग अलग टीमें बनाकर इस मामले में जांच पड़ताल की गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरपानी रेलवे मैदान के पास 4 संदिग्ध युवकों को भी पकड़ लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिन्होंने इस चोरी की घटना को करने का कबूल भी कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सीओ सुमित पांडे ने इस पर कहा है कि त्वरित कार्रवाई से मामला सुलझा और जहां आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे को दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया गया। देखिए 17 अप्रैल को एक वादी जो सौम्य प्रकाश जिनका नाम है, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि छोई क्षेत्र से उनकी स्प्लेंडर प्लस बाइक जो है वो चोरी हो गई है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित रामनगर कोतवाली से टीम गठित की गई और इसका सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को बाइक जो है वो हमारे द्वारा बरामद कर लिया गया और अभियुक्तों को के खिलाफ जो है 114/26 मुकदमा दर्ज इसमें हम पुलिस द्वारा कर लिया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।